नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शेयर बाज़ार में सफलता के लिए सही ट्रेडिंग स्टाइल का चुनाव कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सही ट्रेडिंग स्टाइल का चुनाव किस प्रकार कर सकता है। और दोस्तों, जैसे सफलता के लिए सही ट्रेडिंग स्टाइल का चुनाव बहुत मायने रखता है, उसी प्रकार यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सही स्टॉक्स का चुनाव किया जाए, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी और सही ट्रेडिंग स्टाइल आप सही स्टॉक्स में अप्लाई करेंगे तभी वो आपको सफलता दिलाएगी, यानी कि आप शेयर बाज़ार में सफल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा जानेंगे और मैं आपके साथ सभी प्रैक्टिकल नॉलेज ही शेयर करूँगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जिससे कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो भाई, होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जो कि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, यानी कि वह बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो वह अक्सर ही वीकेंड पे या जब भी कोई खुशी का मौका होता था या जब भी मौका उसको मिलता था, तो वह अपने यहाँ अपने दोस्तों को खाने पर इनवाइट करता था और उसके सभी दोस्त उसके यहाँ खाने पर आते थे और दावत खाने के बाद उसके खाने की बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करते थे, जिससे कि वह व्यक्ति भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो भाई, होता क्या है कि एक बार उसके यहाँ सभी दोस्त खाने पे आए हुए होते हैं और खाना खाने के बाद उसका एक दोस्त उससे कहता है कि आप इतना बढ़िया और टेस्टी खाना बना लेते हो, तो आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते। तो उसका दोस्त तो दोस्तों यह बात कहने के बाद चला जाता है, परंतु यह बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति एक छोटा सा ढाबा यानी कि रेस्टोरेंट खोल लेता है। तो दोस्तों, शुरू शुरू में तो उसका काम ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे वह नोटिस करता है कि उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है, यानी कि जो व्यक्ति एक बार उसके यहाँ से खाना खाकर चला जाता है, वह कस्टमर दोबारा लौटकर उसके ढाबे पर नहीं आता, जिससे वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। तो आखिरकार जब उसका दुकान यानी कि ढाबा नहीं चलता, तो वह थक हार कर अपने उसी दोस्त को फ़ोन करता है जिसने उसको ढाबा खोलने का सजेशन दिया था। तो वह उससे कहता है कि भाई, आप तो मेरा खाने की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते थे, लेकिन मैंने ढाबा भी आपके सजेशन पर खोल लिया, परंतु अब मेरा ढाबा ठीक तरह से नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूं। तो उसका वह दोस्त उसको कहता है कि आप घबराइए मत, आप तो खाना बहुत अच्छा बनाते थे और मैं आपकी झूठी तारीफ़ भी नहीं करता था, मैं बिल्कुल सच कह रहा था। परंतु आपका ढाबा क्यों नहीं चल रहा है, इसका कारण जानने के लिए मैं कल आपके ढाबे पर आऊँगा। तो दोस्तों, वह व्यक्ति अगले दिन उसके ढाबे पर जाता है और खाना टेस्ट करके देखता है, तो वाकई में खाना बहुत ही ख़राब बना होता है और उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता जैसा कि वह घर पर बनाया करता था। तो उसका दोस्त उस व्यक्ति से कहता है कि भाई, आप मुझे वह जगह दिखाइए जहाँ पर आप खाना बनाते हो। तो वह व्यक्ति उसको ढाबे के अंदर के हिस्से में ले जाता है जहाँ पर वह कुकिंग का काम करता था। तो भाई, उसका दोस्त किचन के अंदरूनी हिस्से में घूम फिर कर और किचन का मुआयना करने के बाद कुछ देर बाद बाहर आ जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि आपके कुकिंग में कोई भी कमी नहीं है, आप अभी भी पहले की तरह ही उतना ही टेस्टी खाना बनाते हो जितना पहले बनाते थे। कमी है तो सिर्फ आपकी खाना बनाने की सामग्री में, जो आप खरीद कर बाज़ार से लाते हो। आप अच्छा मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान बाज़ार से बहुत ही कम दामों में खरीद कर ले आते हो, चाहे वह सब्जी हो, चाहे मसाले हों या फिर तेल इत्यादि, जो कि आप खाना बनाने में प्रयोग करते हो, जो आपकी कुकिंग स्टाइल अच्छा होने के बावजूद आपके खाने के टेस्ट को बिगाड़ देता है। और दोस्तों, यही बात हमारे शेयर बाज़ार में भी लागू होती है कि हमारी टेक्निक, ट्रेडिंग स्टाइल या फिर स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि हमारे शेयर का चुनाव गलत होगा तो अंततः हमें उसमें घाटा ही होगा और हम शेयर मार्केट में असफल हो जाएंगे। अब दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि शेयर बाज़ार में सफलता के लिए सही स्टॉक्स का चुनाव करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु जब सही स्टॉक्स के चुनाव की बात आती है तो हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम सही शेयर्स का चुनाव किस प्रकार कर सकते हैं। अब दोस्तों, शेयर बाज़ार में 3 तरह के लोग होते हैं जो कि 3 अलग अलग तरीक़ों से शेयर का चुनाव करते हैं।
पहले तरह के लोग वे होते हैं जिनको फंडामेंटल एनालिसिस की अच्छी खासी समझ होती है और वे शेयर का चुनाव करते समय उसके फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनको फंडामेंटल एनालिसिस की उतनी अच्छी समझ नहीं होती, परंतु उनको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत अच्छी समझ होती है और वे किसी भी शेयर का चुनाव करते वक्त या उसमें निवेश करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। और दोस्तों, तीसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनको ना तो फंडामेंटल एनालिसिस की समझ होती है और ना ही टेक्निकल एनालिसिस की ही अच्छी खासी समझ होती है। तो वे लोग हमेशा टिप्स के चक्कर में रहते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड के सजेशन के इंतज़ार में रहते हैं, और यदि उनको ये दोनों ही नहीं मिलते तो वे फिर भी ऐसे स्टॉक्स के तलाश में रहते हैं जो कि बहुत ही सस्ती क्वालिटी के हों या बहुत ही कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हों, जो कि अक्सर घटिया क्वालिटी के होते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में समझा कि घटिया क्वालिटी के माल का इस्तेमाल करने से हमें अपने बिजनेस में क्या हाल होता है, तो दोस्तों वही बात शेयर बाज़ार में भी होती है कि यदि चीप वैल्यू और घटिया क्वालिटी के शेयर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी क्या हाल होने वाला है, जो कि उस ढाबे वाले का हुआ था। अब दोस्तों, सही स्टॉक्स के चयन के लिए फंडामेंटल वाला आपको बताएगा कि स्टॉक्स के फंडामेंटल देखने चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस करने वाला व्यक्ति आपको कहेगा कि स्टॉक्स के टेक्निकल्स देखने चाहिए उसमें निवेश करते वक्त। परंतु दोस्तों, यहाँ हम एक अलग ही टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ किसी भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने से पहले, और जिसको आजकल अधिकतर लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस के नाम से भी जानते होंगे। और शेयर मार्केट में अधिकतर सफल निवेशक या फिर इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर आजकल इस टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि इस स्ट्रेटजी में किसी भी स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल पार्ट्स को लिया जाता है, इसके साथ साथ उसमें निवेश करने से पहले उसके कुछ टेक्निकल पार्ट्स को लिया जाता है, और इन दोनों ही स्ट्रेटजीज़ को कंबाइंड करके हम एक नई स्ट्रेटजी जिसको टेक्नो फंडा एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, इसी टेक्निक से हम शेयर में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के फंडामेंटल पार्ट्स को समझ लेते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक का चयन करने से पहले उस स्टॉक में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी कंपनी में सिलेक्शन के टाइम देखनी चाहिए कि वह कंपनी कंसिस्टेंस बेसिस पर प्रॉफिटेबल होनी चाहिए लॉन्ग रन में, यानी कि उस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट रेवेन्यू साल दर साल बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वह कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करनी चाहिए, यानी कि वह अपना बिजनेस किस तरह से एक्सपेंड करती है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को किस तरह से बढ़ाती है, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाती है, अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाती है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वह यह है कि उस कंपनी पे जिसका भी हम चयन करने जा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा डेप्ट यानी कि कर्जा नहीं होनी चाहिए। वह कंपनी या तो डेप्ट फ्री होनी चाहिए या फिर ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होनी चाहिए, और यदि उस पर थोड़ा बहुत कर्जा है भी तो वह कंपनी क्या उस कर्जे का इंटरेस्ट अपनी इनकम में से ठीक तरह से कंटिन्यूअस बेसिस पर उस कर्जे का इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाती है या नहीं कर पाती। चौथी चीज़ जो हमें देखनी है वह यह है कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा प्लेज नहीं होनी चाहिए। पांचवी चीज़ जो हमें देखनी है वह यह है कि वह कंपनी या फिर उसका स्टॉक एक लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, यानी कि उसमें FIIs DIIs के साथ साथ म्यूचुअल फंड का भी निवेश होना चाहिए। छठी चीज़ जिसे हमें कंसीडर करना है वह कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड होता है, यानी कंपनी ने हिस्टोरिकल बेसिस पर कितना डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों, सातवीं चीज़ जो हमें देखनी है वह उस कंपनी का PE रेशो, बुक वैल्यू यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हिस्टोरिकल बेसिस पर कितना है, और इसके साथ साथ मार्केट में जो उसके कंपटीटर्स हैं उनके कंपैरिजन में उस कंपनी की बुक वैल्यू फ़िलहाल में या उसका PE रेशो कितना है। इसके अलावा दोस्तों, हमें ये भी देखना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग करने से पहले कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले भविष्य में इस कंपनी या जिस भी बिज़नेस में यह कंपनी डील करती है उस बिज़नेस की डिमांड आने वाले फ्यूचर में क्या होगी। और दोस्तों,
चूँकि आजकल का ज़माना बहुत ही फास्ट है और ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत कोई भी टेक्निक जो आज काम कर रही है बहुत ही जल्दी पुरानी हो जाती है और उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी ले लेती है। तो क्या ये कंपनी बदलते ज़माने के साथ साथ अपने आप को तेज़ी से बदल पा रही है या नहीं बदल पा रही, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही। दोस्तों ये भी मैं अपने एक एग्जांपल में आगे कवर करूँगा कि हमें इसको कैसे एनालिसिस करना है। इसके साथ जो हमें एक चीज़ देखनी है वो देखना है इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। और एक लास्ट एंड मोस्ट चीज़ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने से पहले जो हमें देखनी है कि करंट में या पास्ट में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई जो कंपनी के फ्यूचर को चेंज कर सकती है। तो इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब फ्रेंड्स, हर वो निवेशक या फिर ट्रेडर जो कि शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनको ये ज़रूरी नहीं कि फाइनेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी खासी समझ हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बैलेंस शीट रीड करनी ना आती हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टडी करनी ना आती हो, तो उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको ये सभी डाटा मिल जाएगा। उन पर मेनली जो फ्री में डाटा अवेलेबल होता है वो होता है किसी भी कंपनी का प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कंपनी डेब्ट फ्री है या नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रही है या नहीं, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्लेज है या नहीं, स्टॉक में एफआईआईज, डीआईआईज या फिर म्यूचुअल फंड का कितना निवेश है, उसका पास्ट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पीई रेशो, बुक रेशो हिस्टोरिकल बेसिस पर क्या है, और उसके कंपटीटर के अगेंस्ट में उसकी बुक वैल्यू क्या है। ये सभी बातें आपको किसी भी फ्री वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। दोस्तों मैं किसी भी फ्री या फिर पेड वेबसाइट्स का नाम नहीं लूँगा, पर यदि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कुछ जानी मानी अच्छी कंपनीज आप सर्च कर पाएंगे जिन पे ये सभी डाटा अवेलेबल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर डिमांड की, इंट्रिंसिक वैल्यू की, मैनेजमेंट के बारे में और न्यूज़ के इम्पैक्ट के बारे में। दोस्तों जनरली ये 4 चीज़ें हमें फ्री में किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होती। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, और यदि आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पेड वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी एनालिसिस आप स्वयं के द्वारा करेंगे उस पर आपको बहुत ज़्यादा यकीन होगा इन द कंपैरिजन ऑफ कि आप किसी और की रिसर्च का सहारा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई रिसर्च कोई और व्यक्ति करता है तो उसने उस रिसर्च में किन किन चीज़ों का सहारा लिया है हमें जनरली उन बातों का पता नहीं होता, इसलिए हमें किसी दूसरे की रिसर्च पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता जितना कि किसी भी स्टॉक के बारे में खुद की गई रिसर्च से हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन 4 चीज़ों की जो कि किसी भी वेबसाइट्स पर जनरली फ्री में अवेलेबल नहीं होती। उनमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी कंपनी के फ्यूचर डिमांड के बारे में। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करना है या फिर उसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको ऐसी कंपनी का चयन करना पड़ेगा जिसकी फ्यूचर में भी अच्छी खासी डिमांड हो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कोई भी चीज़ जो आज है बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती और लगातार बदलती रहती है। तो वो कंपनी जो अपने आप को लगातार अपनी कस्टमर्स की ज़रूरत के हिसाब से बदलती रहेगी वही लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी और लंबे समय तक टिककर आपके लिए वेल्थ जनरेट कर पाएगी। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको नोकिया कंपनी के एग्जांपल्स के द्वारा समझाना चाहूँगा कि सन 2001 से लेकर 2007-8 तक यदि हम बात करें तो लोगों को लगता था कि नोकिया कंपनी मोबाइल की एक बेहतरीन कंपनी है और यह कभी बंद नहीं होगी और आने वाले फ्यूचर में भी लोग इसी का मोबाइल
इस्तेमाल करेंगे और कोई भी कंपनी नोकिया कंपनी के मोबाइल को टक्कर नहीं दे पाएगी। परंतु दोस्तों, नोकिया कंपनी ने वक्त के साथ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बदली और उसका क्या हाल हुआ है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम नोकिया कंपनी का नामो निशान भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा कंपनी के ऊपर नज़र बना के रखनी है कि वह आने वाले फ्यूचर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरह से बदलती है। दूसरी चीज़ जो हमने बात करी दोस्तों, वो थी इंट्रिंसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट की। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, और यदि वह अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कितना नीचे ट्रेड कर रहा है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, यदि आपको ये प्राइस निकालना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर वीडियो पोस्ट कर रखी है जिसका शीर्षक है स्टॉक वैल्यूएशन नज़र का धोखा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और मेरा आपसे दावा है दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो शेयर मार्केट के बारे में आपका नज़रिया बदल जाएगा। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी दोस्तों कि हाँ, ऐसा भी होता है और हम वक्त रहते कैसे शेयर को पहचान सकते हैं जब वह बहुत ही सस्ते यानी कि कौड़ियों के भाव पर ट्रेड कर रहा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखा है। आप चाहें तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और मेरा दावा है कि आपको वो वीडियो देखने के बाद निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप बाय फर्स्ट डे उस एनालिसिस को कर कर शेयर बाज़ार में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ हम मैनेजमेंट के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, यानी कि वह अपने इन्वेस्टर्स के बारे में कितना सोचता है या फिर वह अपनी पॉलिसीज़ को लेकर कितना ज़्यादा पारदर्शी है और अपने डिसीजंस को कितनी पारदर्शी तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को बताता है। यानी कि दोस्तों, मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा कर पाएगी। इस बात को हमें अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना है। चौथी चीज़ जो दोस्तों हमें ध्यान में रखनी है, किसी भी न्यूज़ का कंपनी के फ्यूचर पे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में। अब दोस्तों, इन सभी एग्जांपल्स को समझाने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी ध्यान में आ रही है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी मुझे ध्यान में इसलिए आ गई दोस्तों क्योंकि हाल ही में इसमें वो सभी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं एक एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझा सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब से कोल इंडिया लिमिटेड की लिस्टिंग हुई है तब से कोल इंडिया लिमिटेड ने 410 रुपये के आसपास का हाई बनाने के बाद से लगातार गिर रहा है, जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कभी कहीं कोई कमी नहीं है। एक शानदार कंपनी है और हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रही है, हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। इसके साथ साथ अपने इन्वेस्टर्स को समय समय पर बहुत मोटा डिविडेंड देती रही है। परंतु दोस्तों, उसके बाद भी कंपनी इतनी अच्छी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी लगातार स्टॉक मार्केट में गिरे जा रही है और 410 रुपये से उसने अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में 110 रुपये का लो लगाया और उसके बाद कंपनी का चार्ट लगभग चेंज हो गया है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप खुद जाके चार्ट देख सकते हैं। मैं आगे अभी चार्ट के बारे में भी बात करूंगा, पर चूंकि अभी मैं फंडामेंटल के बारे में बात कर रहा हूं तो हम पहले उस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर 2020 में कंपनी ने लगभग 110 रुपये का लो लगाया और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर 150 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अब दोस्तों, अचानक से कोल इंडिया लिमिटेड में ऐसा क्या हो गया कि कंपनी सालों से प्रॉफिट तो कमा रही थी लेकिन शेयर गिरे जा रहा था, और अचानक से उसमें ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का चार्ट देखते देखते चेंज हो गया। तो दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। सबसे पहला रीज़न जो है दोस्तों उसके गिरने का, शेयर प्राइस के गिरने का, वो ये था कि
अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर जो कि गिर रहा था, उसके पीछे का रीज़न था फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। यानी कि दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड का जो बिज़नेस है वो था मेनली कोल से पावर जनरेशन का। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोयले से बिजली बनाने में ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और आज के समय में विश्व में इसके बारे में जगह जगह तमाम देशों में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए मीटिंग्स होती रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट इन्वेस्टर के दिल में भी ये था कि यदि हम इस शेयर में कंपनी अच्छी होने के बावजूद इन्वेस्ट करेंगे तो वे उसके फ्यूचर को लेके उतने आश्वस्त नहीं थे कि आने वाले फ्यूचर में कोल इंडिया लिमिटेड का कोयले से बिजली जनरेशन करने का बिजनेस कितना ज़्यादा सक्सेस रहेगा। और जैसे कि सभी लोग ग्रीन एनर्जी को तरजीह दे रहे थे या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को तरजीह दे रहे थे, तो इस कारण भी कोल इंडिया के बिजनेस को लेकर सभी लोगों के मन में आशंकाएं बनी हुई थी कि क्या ये कंपनी लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाएगी। तो दोस्तों पहली चीज़ तो यह हो गई, और इसी कारण कोल इंडिया का शेयर लगातार गिर रहा था। तो जब कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर गिरते गिरते 110 रुपये के आसपास आया, तो यदि दोस्तों अब हम इसी चीज़ को कोल इंडिया लिमिटेड के डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड से कंपेयर करेंगे, तो आप यदि उसके कोल इंडिया लिमिटेड का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड जाकर 2014 से चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 2014 से लेके अब तक कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस पर लगभग 20 से 27 रुपये हर साल डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को बांट देती है। और दोस्तों आप इस बात को हिस्टोरिकली जाकर कोल इंडिया लिमिटेड के डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम 110 रुपये शेयर की बात करें, यानी कि जब शेयर का प्राइस 110 से 120-25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और यदि कोई इन्वेस्टर उसमें निवेश करे और कोल इंडिया लिमिटेड का जो ईयरली डिविडेंड है वो कम से कम 20 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच बैठता है, तो यदि कोई इन्वेस्टर आज उसमें निवेश करेगा तो आने वाले 4-5 साल में उसको 110 से 120 रुपये डिविडेंड के रूप में ही मिल जाएंगे। और दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए यदि हम यह भी मान लें कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आने वाले 4-5 साल में भी यदि कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो भी उसके शेयर का प्राइस ज़ीरो तो होने नहीं वाला। और यदि उसका प्राइस मान लीजिए 110 रुपये से गिरकर आधा भी रह जाता है तो भी 5 साल में इन्वेस्टर डिविडेंड के रूप में उतना अमाउंट प्राप्त कर लेगा जितना कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर को खरीदने में लगाया था 110 से 120 रुपये का प्राइस। तो दोस्तों यदि शेयर का प्राइस घट भी जाता है तो भी यदि उसकी कीमत आने वाले 5 साल बाद 50 रुपये भी रह जाती है तो 120 रुपये उसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में मिल जाएंगे, और बाकी 50 रुपये जो कि शेयर कीमत है वो उसको शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। परंतु दोस्तों यहाँ कोल इंडिया के चार्ट चेंज होने का कारण केवल डिविडेंड ही नहीं है, बल्कि उसमें आने वाली एक न्यूज़ भी है। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता दोस्तों कि कितने लोगों को ये न्यूज़ पता है या कितने व्यूवर्स इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाला है, यानी कि वह अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। अब दोस्तों आप जाके इंटरनेट पर ये न्यूज़ चेक कर सकते हैं कि अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के टेंडर मंगाए हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब दोस्तों वो किस फील्ड में एक्सपेंशन करने जा रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो बिजनेस है कोल इंडिया लिमिटेड का वो यह है कि कोयले से मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए, यानी कि कोल से मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने टेंडर मंगाए हैं, जो कि उसका एक महत्वपूर्ण बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है। इसके साथ साथ दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड ने जो इन अदर फील्ड में टेंडर मंगाए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण टेंडर हैं ग्रीन हाउस तरीके से पावर जनरेशन के लिए, यानी कि प्राकृतिक तरीके से पावर जनरेशन के फील्ड में कोल इंडिया लिमिटेड भी एंटर करने वाली है। अब दोस्तों यदि आपको अभी तक ये न्यूज़ नहीं पता तो आप जाके इंटरनेट पे इस न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये न्यूज़ किसी भी टीवी चैनल पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं की गई है, क्योंकि टीवी चैनल पर न्यूज़ तब हाईलाइट की जाती है जबकि रिटेलर्स को उसमें ट्रैप करना होता है। अब दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है,
मैं गलत भी हो सकता हूं। आप कोल इंडिया लिमिटेड में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, मैं जहां तक सोचता हूं, मुझे ये लगता है कि एक डिविडेंड का फैक्टर, दूसरा ये न्यूज़ का फैक्टर, इससे कोल इंडिया लिमिटेड के आने वाले फ्यूचर का प्रोस्पेक्टस कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से स्मार्ट मनी को क्लियर हो गया है। और यही बात जानते हुए स्मार्ट मनी ने बहुत ही कम दामों में कोल इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, यदि कोल इंडिया लिमिटेड परफॉर्म नहीं भी करेगा तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अपना अधिकतर अमाउंट डिविडेंड के रूप में आने वाले 4-5 साल में मिल ही जाएगा। और दोस्तों, मैंने भी यही बात जानते हुए कोल इंडिया लिमिटेड में 120 से 122 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट पिछले साल 2020 में की थी, और उसमें एक बार 7.5 रुपये का डिविडेंड लेने के अलावा मैं उसमें 2-3 बार प्रॉफिट बुकिंग भी कर चुका हूं। और दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में अभी भी स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन जारी है। आप इसको न्यूज़ के साथ, चार्ट के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में स्मार्ट मनी की एंट्री का पता कैसे लगाना है और स्मार्ट मनी का एवरेज बाइंग प्राइस क्या है, यदि आप इस बारे में जानने चाहते हैं तो आपको इसकी नॉलेज लेने के लिए 2 वीडियो देखने पड़ेंगे, जो कि मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। पहले वीडियो का शीर्षक है किसी भी स्टॉक में ऑपरेटर की एंट्री जानने के 3 बेहतरीन तरीके, और दूसरे वीडियो का टाइटल है स्विंग ट्रेडिंग पार्ट 2 यूजिंग वैल्यूएशन लाइन, जिसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि किसी भी स्टॉक में ऑपरेटर की एंट्री का पता कैसे लगाते हैं, और इसके साथ साथ ऑपरेटर का संभावित एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। तो दोस्तों, इन दोनों टेक्निक्स को आप कोल इंडिया पर लगाकर उसमें ऑपरेटर एंट्री तथा ऑपरेटर का संभावित एवरेज बाइंग प्राइस का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने नाल्को के साथ भी कोलैबोरेशन किया है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और स्मेल्टिंग यूनिट लगाने के लिए ईस्टर्न रीजन में, और एक और प्लेयर के साथ कोलैबोरेशन किया है सोलर एनर्जी के फील्ड में एंट्री करने के लिए, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड 3000 मेगावाट सोलर एनर्जी बनाने का प्लांट लगाएगी, और इसके साथ साथ इंडिया का फर्स्ट पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन फैसिलिटी भी लगाएगी। अब दोस्तों, पॉलीसिलिकॉन सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि अभी तक चाइना से इंपोर्ट होता था। तो इस फील्ड में भी कोल इंडिया लिमिटेड चाइना को टक्कर देने के लिए एंट्री करने का प्लान बना रही है। अब दोस्तों, इन सभी न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोल इंडिया लिमिटेड के ये भावी प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में सफल हो गए तो कोल इंडिया लिमिटेड आपके लिए क्या वेल्थ जनरेट करेगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड भी ये बात जानती है कि शायद फ्यूचर में उसका कोल के थ्रू थर्मल पावर प्रोडक्शन का बिजनेस शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। यही कारण है कि कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट समय रहते सजग होकर अपने बिजनेस को और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयारियों में जुट गया है। तो ये हमें कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट की दूरदर्शिता दिखाता है। और दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड का ये एग्जाम्पल हमारे जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट, न्यूज़, इंट्रिंसिक वैल्यू, फ्यूचर डिमांड, स्टॉक लिक्विडिटी, प्रोमोटर होल्डिंग, प्लेज्ड, डेप्ट फ्री कंपनी, या फिर उसके ग्रोथ मॉडल की बात करी थी, उन सभी पैरामीटर्स पर लगभग खरा उतरता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया टेक्नो फंडा एनालिसिस का फंडामेंटल पार्ट कि हमें किसी भी स्टॉक के क्या क्या फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने हैं। परंतु दोस्तों, इन फंडामेंटल पैरामीटर्स के साथ किसी भी स्टॉक में क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स देखने हैं, चलिए हम उसके बारे में भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा स्टॉक को ट्रेड करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कोई महत्वपूर्ण सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के टूटने पर ही स्टॉक में एंट्री करते हैं, जिसे कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। कुछ लोग मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर पर
स्टॉक में एंट्री करते हैं। जैसे कि जब कोई शॉर्ट पीरियड की मूविंग एवरेज की लाइन किसी बिग पीरियड की मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करती है तो लोग उसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं। इस मेथड को मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं, जैसे कि MACD हो गया या फिर RSI या फिर सुपर ट्रेंड इत्यादि इत्यादि अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसी तरह से गैप अप या फिर गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं। उन लोगों का मानना ये होता है कि जो भी गैप स्टॉक द्वारा क्रिएट किए जाते हैं वो स्टॉक आने वाले समय में अवश्य फिल करेगा, और इसी को ध्यान में रखकर वह स्टॉक में कोई भी गैप क्रिएट होने पर अपनी पोजीशन बनाते हैं, और इस मेथड को गैप अप या फिर गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसी तरह से कुछ लोग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, डब्लू पैटर्न, एन पैटर्न या फिर फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न। तो दोस्तों इन पैटर्न्स के ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होने की कंडीशन में भी लोग स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं, और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई भी हो, महत्वपूर्ण ये है कि सफल होने के लिए आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। यदि आप बुलिश हैं और स्टॉक में बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉक के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट बुलिश होना चाहिए, यानी कि लंबे समय का जो स्टॉक का चार्ट होता है वह बुलिश मोमेंटम में होना चाहिए, या फिर उसमें बुलिश पैटर्न रिवर्सल के साइन होने चाहिए। और दोस्तों इसी तरह से यदि आप बियरिश हैं या फिर किसी स्टॉक में बियरिश पोजीशन बनाना चाहते हैं या उसमें शॉर्ट करना चाहते हैं तो उस स्टॉक के फंडामेंटल वीक होने के साथ साथ स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट बियरिश होना चाहिए, या फिर वह अगर बुलिश जोन में चल रहा है तो उसमें बियरिश रिवर्सल के साइन होने चाहिए। तो दोस्तों इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि यदि आप बुलिश हैं और बुल बनकर स्टॉक में खेलना चाहते हैं तो आपका स्टॉक सिलेक्शन बुलिश होना चाहिए, यानी कि वह स्टॉक लंबे टाइम फ्रेम में बुलिश पैटर्न में होना चाहिए। और यदि आप स्टॉक में बियर बनकर खेलना चाहते हैं तो आपको वो स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में बियरिश फेस में चल रहे हों। तो फ्रेंड्स जब आप किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने से पहले उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का एनालिसिस करके टेक्नो फंडा एनालिसिस के द्वारा स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और आपका सक्सेस रेशो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और दोस्तों जब आपका सक्सेस रेशो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो आपको खुद से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप टेक्नो फंडा एनालिसिस के द्वारा फुल कॉन्फिडेंस से किसी भी शेयर में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग कर पाएंगे। और दोस्तों जब आप खुद से किसी शेयर का एनालिसिस करेंगे तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और आप जल्दी से उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी से घबराकर उससे एग्ज़िट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस पर पूरा होमवर्क किया हुआ है, पूरी रिसर्च की हुई है। तो उसमें थोड़ी बहुत भी वॉलेटिलिटी होगी तो आप उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको उसके फंडामेंटल्स, उसके फ्यूचर, उसके टेक्निकल्स की अच्छी खासी समझ होगी और आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन पे पूरा विश्वास होगा। और दोस्तों जब कोई काम पूरे विश्वास से किया जाता है तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। और आप भी नोटिस करेंगे कि जब धीरे धीरे आप पूरी रिसर्च के साथ स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में या फिर ट्रेडिंग मैथोलॉजी में एक ख़ास तरह की एज यानी कि चमक आ जाएगी और आप शेयर बाज़ार में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इसके साथ साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं, तो कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।